जो कि भाषण श्री विजय प्रकाश, चेयरमैन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे मित्र डॉक्टर एम अनीश मेवाती जी, राज्य निदेशक KVIC पटना, अरविंद कुमार सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन पटना, मैम डॉक्टर मृदुला प्रकाश जी, महिला चरखा समिति की सचिव एवं प्रतिभागीगण, मुझे कहने के लिए अब ज्यादा शब्द और वाक्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने और आप सभी ने अभी जितने अतिथियों को सुना है वो बड़े प्रखर वक्ता निकले। खासकर मैं मैडम डॉक्टर मृदुला प्रकाश की बात करना चाहूंगा कि वो बड़ी प्रखर प्रवक्ता निकली, और निकली का मतलब ये नहीं, उनकी जो कार्य करने की शैली है और जो मंशा है वो काबिले तारीफ है। तो इस संदर्भ में मेरा ये सुझाव या आग्रह होगा कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और महिला चरखा समिति और KVIC, ये तीनों कंपोनेंट्स, तीनों घटक मिले, तो क्योंकि दिशा एक है तो हम लोग दशा बदल देंगे अगर तीनों कंपोनेंट हम लोग साथ में निकले तो अब हमें समय आ गया है कि हम दिशा निर्धारित हो गई है, अब हमें अपने गति में तीव्रता लानी, और इस तीव्रता को बरकरार रखने या और तीव्रता लाने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे हैं वो सब मिलके एक मंच पे सकारात्मक विचार से आए और जो कार्य वो कर सकते हैं वो खुले हाथ से, खुले विचार से करें। क्योंकि बिहार में मैं बताऊं कि जनसंख्या के हिसाब से नेशनल लेवल पे जो MSME जनसंख्या के हिसाब से है उसमें बिहार में अभी भी 25 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की आवश्यकता है जनसंख्या के हिसाब से 25 लाख। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। 25 लाख अगर MSME आज के दिन में खड़ा हो जाता है तो नेशनल लेवल पर बिहार की भागीदारी जनसंख्या के हिसाब से फिट मानी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है, इसको दिन दुनी रात चौगनी हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिशा में प्रयासरत जरूर रह सकते हैं। और प्रयासरत रहने की दिशा में भारत सरकार की, खासकर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय की जो पॉलिसीज है, जो जितने स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स को आपके बीच में लाना भी हमारा ध्येय है। जैसा कि विजय प्रकाश सर ने बताया कि सब्सिडी को हम लोग मेन कंपोनेंट मान लेते हैं और उसके बाद कार्य का इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग पिछड़ जाते हैं। इनका जो डायग्नोस है ये बहुत सही है। हम सिर्फ सब्सिडी ले लेते हैं या लेने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और यूनिट में क्या हमें दिन रात लगे यूनिट को किस तरह से ब्रेक इवन बनाना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, किस तरह से मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग पॉइंट्स को फेस करना है, इस पर विचार नहीं कर पाते। और मैं एक बार बताऊं आपको कि अगर एक यूनिट या एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अगर सिक हो जाती है या बीमार पड़ जाती है तो उसका
उनको पुनः हेल्दी बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ये मान के चलिए कि वो फिर पुनः हेल्दी बनना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितने भी उद्यमी यहाँ व्याप्त हैं, यहाँ वर्तमान में उपस्थित हैं, वो ये मान के चले कि एक बार जब आप जोर लगा लेंगे अपने उद्योग को लगाने में, तो फर्स्ट स्ट्रोक में वो सफल होना चाहिए। इसके लिए आपको बैकड्रॉप से कुछ सुविधाएं, बैकड्रॉप से कुछ आपका माइंडसेट, बैकड्रॉप से आपको कुछ कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसा चीज नहीं है कि गए बाजार से खरीद के ले आए। यहाँ पर आपको टेक्निकल नो हाउ की जरूरत पड़ेगी। मार्केट बहुत तेजी से, मार्केट सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है। न सिर्फ ये इको फ्रेंडली हो रहा है, बट ये कंज्यूमर फ्रेंडली हो रहा है। कंज्यूमर इज द अल्टीमेट गॉड फॉर एनी इंडस्ट्री। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे कि कंज्यूमर ही मेरा भगवान है, तो आपका यूनिट चलेगा। आप इस कॉन्टेक्स्ट में मत सोचें कि हमने जो बना दिया वो बहुत अच्छा बना दिया, उसमें ये सब इनपुट्स हमने डाल दिया और अब तो ये बिकेगा ही बिकेगा। ये गलतफहमी हो सकती है। इसलिए आपको एक बैकड्रॉप में आपकी संभावनाएं तलाशनी होगी, पोटेंशियलिटी का अध्ययन करना पड़ेगा। सामान कहां से रॉ मटेरियल मिलेगा उसकी जानकारी होगी, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा उसकी जानकारी आपको लेनी होगी। अभी मार्केट और में सप्लाई और डिमांड के बीच क्या गैप है इसकी जानकारी रखनी होगी। आप प्रोडक्ट को बना के मार्केट में कैसे बेच पाएंगे इसकी जानकारी रखनी होगी, और ये बहुत अहम जानकारी है। मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि अगर मुझे रॉकेट बनाने के लिए बोला जाए तो आई कैन हायर द टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग द रॉकेट, बट वेयर शुड आई सेल इट एंड व्हाई अदर पीपल विल टेक माय रॉकेट? ये दोनों क्वेश्चंस अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो आपको नितांत और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारा विभाग इस संदर्भ में सारे घटकों को, सारे अवयवों को साथ रख के आपको एक सशक्त उद्यमी बनाने में मदद करता है। अगर आपके पास पैसा है और आपको ये विचार नहीं आ रहा है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट को लगाएं, तो हमारे पास पोटेंशियली आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट हैं जिसको हम बता सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को आप लगाइए। ये बिहार एरिया में इनका डिमांड काफी है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कम होता है। हमारे साथ केवीआईसी के निदेशक महोदय भी हैं, इनका भी अभी आपने जो भाषण सुना काफी तथ्य से परिपूर्ण था, और इनकी जो ऊर्जा शक्ति है वो यहाँ के उद्यमियों को बड़ा सकारात्मक विचार प्रदान करती है। तो हमारा एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन पर मैं आज जो बात करूंगा, खासकर टेक्निकल सेशन, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों जरूरत आन पड़ी? बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी कि हम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम वाले व्यक्ति या उद्यमी कोई भी प्रोडक्ट को, खासकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को इस लेवल का नहीं बना पाते हैं कि वो आई कैचिंग हो, वो कंज्यूमर्स को देखते के साथ अट्रैक्ट करे, अपील करे। तो क्या होता है कि अगर वो प्रोडक्ट अच्छा भी है तो वो नजरअंदाज कर दिया जाता है, और फिर वैसे नॉन एमएसएमई प्रोडक्ट पर हम लोग चले जाते हैं जो कि शायद हमारे एमएसएमई प्रोडक्ट से अच्छा नहीं है, लेकिन उसका आउटलुक इतना बढ़िया है कि हमें सहसा जो प्रोडक्ट है नॉन एमएसएमई वो अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसलिए भारत सरकार ने ये जेड स्कीम चलाया है, जीरो इफेक्ट, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बनाए जो स्वदेशी हो, जो इको फ्रेंडली हो, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया जा सके, जिसमें बनाने में बहुत कम एनर्जी का यूज हुआ हो,
जिसमें बहुत कम लेबर का यूज हुआ हो, जो इको फ्रेंडली हो, एटमॉस्फेयर का द्योतक हो, ऐसा नहीं कि प्लांट काट के बना दिया गया हो, नदियों को सुखा कर बना दिया गया हो, वहां पर हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट को बनाने का प्लांट लगा दिया हो। ये सब को देखते हुए जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का प्रोडक्ट का कंसेप्ट में लाया गया। और इसमें जो 3 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, वो सर्टिफिकेशन तो पहले, वो सर्टिफिकेशन बाद में होते हैं। पहले उसके तहत आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और वो रजिस्ट्रेशन निहायत आसान काम। आज के दिन हमको लगता है टेक्निकल सेशन में मिस्टर गोपाल इसकी जानकारी देंगे और आप लोग को बताएंगे। 2-4 यूनिट अगर आप लोग वाले होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे, वो डेमो देंगे कि आपका ये यूनिट रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप के लेयर्स हैं, जैसे ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो नेचुरली गोल्ड सबसे ऊपर का चीज है, जिसमें आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड है, जिसमें आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट में कोई जीरो डिफेक्ट हो, इसकी सर्टेनिटी, ये सब इसमें निहित होती है। तो इसके लिए बहुत तरह की सब्सिडी है, और लगभग जो भी चार्जेस इसमें लगते हैं वो 100% सब्सिडी के तहत कवर हो जाते हैं। 80% तो जरूर कवर हो जाते हैं। तो अगर आप लोग कोई सर्टिफिकेशन इसमें लेना चाहते हैं तो इंस्टेंटली आपको ऑनलाइन उनका सब्सिडी मिल जाएगा हमारे मंत्रालय से, इंस्टेंटली। और 2-4-5 हजार रुपया लगेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर आप बोर्ड लेंगे तो 7-8 हजार रुपया लगेगा अपने जेब से। बाकी 60 हजार रुपया में बाकी सारी सुविधाएं आपको भारत सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। उसके बाद आपको अगर एक चीज बड़ा बढ़िया इसमें है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट BIS से सर्टिफाइड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ISI प्रोडक्ट अगर है, तो उस तरह के प्रोडक्ट पे जो भी पैसा आपको लगता है अंडर जेड सर्टिफिकेशन, उसका 50,000 रुपए तक की सब्सिडी उसमें हम लोग देते हैं, BIS में जो आपका पैसा लगता है। दूसरी चीज है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया मतलब कहीं जाके इंड हो जाएगी या कहीं क्लोज इंड नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। टेक्नोलॉजी कहीं अपने आप में पूरा नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन MSME के लिए बहुत बड़ा बिग चैलेंज होता है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए अगर आप कोई कंसल्टेंट को रखते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट को, तो उसका पूरा पैसा फॉर जेड सर्टिफिकेशन पूरा पैसा सरकार देती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में प्लांट एंड मशीनरी में जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है 3 लाख तक, वो फिर हमारा मंत्रालय देता है। तो इस तरह की बातें हैं, जो छोटी छोटी इनपुट्स हैं, वो आपको टेक्निकल सेशन में बताया जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको एक जागरूक उद्यमी बनाया जाए, एक जेड सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर सके, ताकि इन यूजर्स को कभी ये ना लगे कि हम जो ले रहे हैं प्रोडक्ट वो विवादग्रस्त है या संदेह के दायरे में आता है, ये बात से वो परे हो जाए। BIS है, ISO 9000 है, ये सारे कवर्ड हो जाएंगे जेड सर्टिफिकेशन। तो फिर आपको एक अलग से स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो ये सब को देखते हुए इस तरह का प्रोग्राम का संचालन किया है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि मुझे एक बार यहाँ अटल इंक्यूबेशन सेंटर में कुछ दिन पहले आने का मौका मिला। तो यहाँ कुछ स्टार्टअप यूनिट्स को मैंने देखा, और वो स्टार्टअप यूनिट सही में मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। जैसे एक मैं मछली का मैंने ट्रॉली देखा, इट वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। अगर आपको जिंदा मछली खाना है तो जस्ट मेक ए कॉल, वो मछली वाला ट्रॉली आपके पास आएगा और मछली आपको जिंदा सामने बना के देगा। मार्केट जाना, मछली बाजार, अदर सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, इनकन्वीनियंस, प्लस जिंदा है कि नहीं है, क्या रेट्स है, क्या क्वालिटी है, क्या तौल है, ये सारी चीज यहाँ पर है। वो इनोवेटिव आइडिया बड़ा इंप्रेसिव है। मैं भैया प्रकाश सर से अनुरोध भी करूंगा
कि हमारे वो होस्ट इंस्टीट्यूशंस बन जाए, जैसे हमारे होस्ट इंस्टीट्यूशंस IIT हैं, चंद्रगुप्ता हैं, चाणक्य इंस्टीट्यूट हैं, वो होस्ट इंस्टीट्यूशंस बन जाए और कम से कम 3 जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो हमारे एपेक्स बॉडी अगर उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि 15-15 लाख का उनको पर इनोवेटिव आइडिया उनको मिलेगा कंपोनेंट्स में, और 1 करोड़ रुपया का ग्रांट मिलेगा, दैट इज ग्रांट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर्स, इंटीरियर्स डेवलपमेंट, कंप्यूटर्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो इस तरह का जो विचार, मैं एक और आपका इंक्यूबेशन सेंटर में देख रहा था कि एक एम्बुलेंस सॉर्ट ऑफ थिंग्स है 3 व्हीलर, वो भी एक बड़ा अच्छा हमें मैंने मर्म स्पर्शी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट लगा, जिसमें वो 3 व्हीलर है वो, और उसमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, छोटे जगह पर भी चला जाता है, और उसको थोड़ा इको फ्रेंडली बना के आपके जस्ट 1 फोन कॉल अवे उसको रखा गया है। इट इज ऑल्सो अनदर गुड सॉर्ट ऑफ इनोवेशंस। तो इस तरह के इनोवेशंस को हम लोग अगर इनकलकेट करके उसको हैंड होल्डिंग करें तो दैट इज आवर अचीवमेंट। इट डजंट मीन कि हम इनोवेशंस को ही आगे बढ़ाएंगे, कन्वेंशनल MSMEs को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इट डजंट मीन एट ऑल। लेकिन इतना बात आप जान लीजिए कि जो भी MSME हैं वो अपने आप में इनोवेशंस करते रहते हैं। जो उनका प्रोडक्ट है आज वो सोच रहे हैं कि ऐसा है, कल वो सोचते नहीं इसमें मैं और कुछ क्या कर सकता हूँ, हमारे प्रोडक्ट में निखार और कैसे आ सकता है, तो दैट इज आल्सो एन इनोवेशन। तो मेरा अपना ये मानना है कि जितने भी MSMEs हैं भले वो इनोवेशंस के डिफिनीशन को शूट नहीं कर रहे हो, लेकिन इनोवेशन के परिभाषा में वो एक कंपोनेंट्स बन के जरूर आ जाते हैं। तो मैं जितने भी MSME हैं उसको मैं एक इनोवेटिव MSME ही मानता हूँ। और उसी तरह से बिहार सरकार के बहुत सारे स्टार्टअप की सुविधाएं हैं। मैं था बिहार सरकार में, मुझे पता है बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं बिहार सरकार की, अभी भी बहुत अच्छी सुविधाएं चल रही हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, बिहाड़ा का जमीन आपको ऑनलाइन मिल जाता है, आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। उसी तरह से केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जेड में ही ऐसा योजना है जिसमें आप चाहें तो रेलवे के जो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी अगर आप जेड सर्टिफिकेशन के हकदार बने हुए हैं। तो ये सब सारी चीजें करके मैं आपको सिर्फ एक आपको एक आई ओपनर के रूप में मैं आया हूँ आपके बीच में, कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, बता सकूं कि देखिए सरकार की ये सब कंपोनेंट्स हैं जो आपके पहुंच के भीतर की है और इसको आप टैप कर सकते हैं। मुझे अभी पता चला कि यहाँ पर कुछ जो HI हैं हमारे, ये जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर हमारे HI हैं शायद, लेकिन इनमें जो ऑनलाइन प्रक्रिया में जो अपने इनोवेशन आइडिया को ऑनलाइन प्रक्रिया में देने की बात होती है वहां पर वो कुछ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं मिस्टर गोपाल जी को कह रहा हूं कि भाई आप एक बार आ जाइएगा यहाँ और जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको आप ऑनलाइन HI में भर दीजिएगा। एक बार अगर ये भर देंगे तो फिर ये सतत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर और जितने आइडियाज हैं ये लोग अपने आप कर लेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस यही शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि जितने भी आपके इनोवेटिव आइडियाज हैं वो कंसोलिडेट हों, वो कमर्शियलाइज्ड हों और जेड स्कीम पर आप लोग विचार करें और जेड सर्टिफिकेशन को ही न लें, इसमें आप जेड रजिस्ट्रेशन को ही न लें, सर्टिफिकेशन को भी लें, ताकि आपको भी इस गर्व का एहसास हो सके कि भारत सरकार से जेड सर्टिफिकेशन से आप प्रेरित हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते, फिर से एक बार आपको धन्यवाद, मुबारकबाद और उम्मीद करता हूं कि हम लोग टेक्निकल सेशन में इससे और ज्यादा बातें करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।